अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम अपने नए लेसन का आगाज़ करते हैं और हमारा नया लेसन है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। ये एक पोएम है, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। लेट्स स्टार्ट। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Whose woods these are, I think I know. Woods कहते हैं जी जंगलों को, दरख्तों को। Whose woods these are, I think I know. ये किसके जंगल है, मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ। His house is in the village though. अगरचा इसका घर गाँव में है। He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकते नहीं दिखेगा। To watch his woods fill up with snow. Fill up mean भरे हुए हों। इसके जंगल को बर्फ से भरा हुआ देखने के लिए वो मुझे यहाँ रुकते नहीं देखेगा। Stanza number 2. He gives his harness bells. Stanza number 2. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Farmhouse. Farmhouse का मतलब होता है खेत, खेत से मुल्हिका घर। फ्रोजन मुंजमद जमा हुआ होना। लेक झील। Kiver अजीब strange. My little horse must think it queer. मेरा छोटा सा घोड़ा जरूर अजीब ख्याल करता है। To stop without a farmhouse near. बगैर किसी फार्म हाउस के करीब रुक जाना। Between the woods and frozen lake. जंगल और मुंजमद झील के दरमियान। The darkest evening of the year. साल की एक तारीक तरीन शाम को। We move to next lines. He gives her harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. हार्नेस कहते हैं जी घोड़े का साज, मिस्टेक गलती, स्वीप जमीन के साथ चलती हुई हवा, इजी जेंटल नरम हल्की, डाउनी नरम, फ्लेक बर्फ की गाले। He gives his harness bells a snake. घोड़ा अपने लगाम की घंटियों को झटका देता है। To ask if there is something mistake. ये पूछने को आया कि कोई गलती हो गई है। The only other sounds the sweeps. दूसरी आवाज महज हवा की जमीन को पहुंचते हुए गुजरने की है। Of easy wind and downy flake. हल्की हवा की और नरमो नाजुक बर्फ के गालों। Now we move to last lines. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Deep,
दूर तक फैले हुए, गहरे। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, जंगल खूबसूरत, तारीक और दूर तक फैले हुए हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे वादे पूरे करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मीलों सफ़र करना है, और सोने से पहले मीलों सफ़र करना है। जी स्टूडेंट, इस पोइम के अंदर भी पोएट एक खूबसूरत मंजर कशी कर रहा है और इंसान की बिजी लाइफ के बारे के अंदर भी बता रहा है कि उसके पास अपने रूटीन के कामों के लिए बहुत सा टाइम है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, उसको एंजॉय करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। उम्मीद है आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ को मूव करते हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम? योर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपका पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? डेफिनेटली the horse rider is the speaker in the poem. Number 2, whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem? The speaker refers to the owner of the woods. Number 3, why does the speaker stop on the darkest evening of the year? जी बिल्कुल, पोएट जो है, स्पीकर जो है, वो नेचर की इस खूबसूरती को देखने के लिए, इंजॉय करने के लिए वो रुकता है। The speaker stops there to enjoy the beauty of nature and the darkest evening because the woods are lovely, dark and deep. Number 4, why does the horse impatiently wait the next move of its master? जी बिल्कुल, उसको इस चीज़ का ख़तरा था, इस चीज़ का खदशा था कि इसके इर्द गिर्द कोई घर नहीं है और मेरा जो मालिक है वो यहाँ पर जो है वो रुक गया है, शायद कोई ख़तरा है। The horse thinks there is no farmhouse near, he will be unable to get any food. The speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why doesn't he stop for long to enjoy nature's beauty? He is captivated by the beauty of dark, deep and lovely woods, but he has promises to keep. लेकिन उसने अपनी जिंदगी के अंदर जो भी प्रोमिसेस किए हुए हैं, जितने भी काम उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है, वो सारी की सारी ऑब्लिगेशन उसने पूरी करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें उसने पूरी करनी है, और उसके पास जो है वो टाइम नहीं है कि वो इस सारे मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। अब हमने अपनी नई एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। Exercise B. Some statements are directly supported by the poem. Some are inferences based on evidences from the text, while some are not supported by any evidence. Put a tick in the right column. Let's start, Ji. Number 1. It is a cold and dark winter. Directly supported by the poem. Number 2. The speaker knows the owner of the owner of the wood. Yes, directly supported by the poem. The speaker feels guilty about stopping in the woods. No. No. Statement not supported by any evidence.
The speaker thinks about commitment, restart his journey. Yes. Inferences based on some evidence from the poem. Number 2. This is the right option. The speaker is tired and wants to rest. Same. Inference based on some evidence from the poem. The whore feels stains to stop unexpectedly. Directly supported by the poem. The speaker appreciates the beauty of nature. Yes, directly supported by the poem. अब डियर स्टूडेंट, आपको दो डेफिनेशन दी गई हैं, एलिट्रेशन और इमेजरी की. एलिट्रेशन डेफिनेशन जो आपको दी गई है यहाँ पर, एलिट्रेशन रेफर्स टू द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द वर्ड्स which are used closely together in the poem. For example, whose, woods, his house, see, me stopping. Repetition of consonant sound जो है वो alliteration जो है वो कहलाती है. Next आपको definition दी गई है imagery. Imagery is a construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as sense of touch, smell, taste and sound. इस इमेजरी की डेफिनेशन को हम पहले भी देख चुके हैं कि वो सारी की सारी जो है वो ख्यालात के ऊपर जो है वो मबनी होती है. अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ को बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी है आइडेंटिफाई एलिट्रेशन एंड मेटाफर्स इन द पोएम. फॉर एग्जाम्पल, lovely, dark, deep, sleep, woods, snow. ये एलिट्रेशन और मेटाफर्स जो हैं ये आपकी पोइम के अंदर इस्तेमाल किए गए. अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है here are some words opposite in meaning, match the column. कॉलम को मैच करना है जी. आपने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है. लेट्स स्टार्ट जी. विलेज, सिटी, स्टॉपिंग, मूविंग, स्नो, वाटर, फ्रोजन, मैट, डार्केस्ट, brightest, sound, silence, downy, hard, deep, shallow. This was your exercise based on opposite meaning. जी अब हम अपनी नई एक्सरसाइज की तरफ को बढ़ते हैं. नई एक्सरसाइज आपकी है encircle the correct option. Let's start जी. Number 1, the poem is suggestive of profound thoughts about a scene of woods in the winter, reality of life and death, a song of enjoyment. This is more appropriate. Option B is more appropriate. Reality of life and death. Next, number 2. The poem present a conflict between
The poet and his friend. The obligation of life and desire to escape from them. Option C, the poet and forces of nature. Option B is the correct option, right option. Number 3. After reading the poem, we dash. Option number A, feel fed up of life. B, wish to sleep for a long time. Number C, get ready to face the challenges of life. Yes, option C is the right option. Get ready to face the challenges of life. The poem conveys to us only dash. Option A surface meaning, a profound thought, no meaning at all. Option B is the right option, a profound thought. Dark wood symbolizes. Option A, darkness spread around the poet, death and departure to another world, darkness in the mind of poet. Again, option B is the right option, death and departure to another world. जब हम नई एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें दो डेफिनेशन दोबारा दी गई हैं, एडजेक्टिव फ्रेज की और एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन दी गई है. लेट्स स्टार्ट जी. एडजेक्टिव फ्रेज से शुरू करते हैं. एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव. जी बिल्कुल, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो कि एडजेक्टिव ही की तरह जो है वो सेंटेंस के अंदर काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू सी ए स्माइलिंग फेस. आप यहाँ पर स्माइलिंग जो है वो एडजेक्टिव है. आई लाइक ऑप्शन बी जो दी गई है जो कि एडजेक्टिव फ्रेज के ऊपर बेस करती है. आई लाइक टू सी ए फेस विद ए स्माइल ऑन इट. दैट इज विद ए स्माइल. ये जो है ये आपकी एडजेक्टिव फ्रेज है. इसी तरीके से अगर आप डेफिनेशन को देखें तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके की डेफिनेशन है जो कि आपकी एडजेक्टिव फ्रेज की है, लेकिन डिफरेंस जो है वो खाली एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब का है. Let's start. An adverb phrase is a group of words that does the work of an adverb. For example, Ali ran quickly. Quickly क्या है? Adverb है. Number B, Ali ran at a great speed. At a great speed क्या है? Adverb phrase है, group of word है. Let's start. We try to finish this exercise very quickly. Replace each of the following underlined adjective phrases by an adjective. Let's start. Number 1, आपने क्या करना है? आपने अंडरलाइन की गई हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस को एडजेक्टिव के साथ आपने जो है वो चेंज करना है, रिप्लेस करना है. Number 1, he wore a turban made of silk. मेड ऑफ सिल्क क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसको हम चेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे. ही वोर ए सिल्क टर्बन. नंबर 2, ही इज ए मैन विदाउट ए फ्रेंड. विदाउट ए फ्रेंड क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे एडजेक्टिव के साथ. तो सेंटेंस कुछ इस तरीके का होगा, he is a man with no friend. Number 3, nobody likes a person with bad temper. With bad temper क्या है? Adjective phrase है, और adjective में convert करने के बाद क्या होगा? Nobody likes a bad tempered person. Number 4, it is of no use. Of no use क्या है? Adjective phrase है. It is of
no use, it could be it is useless. Number 5, he is a man of sense. मैन ऑफ सेंस यहाँ पर आपके क्या है, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको हम चेंज करेंगे. ही इज ए सेंसिबल मैन. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं. आपकी यही नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो जो आपको दूसरी डेफिनेशन दी गई है एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज की. लेट्स डू इट वेरी क्विकली. नंबर 1 जी, the pigeon flies swiftly. The pigeon flies at fast speed. Number 2, he built his house there. He built his house at that place. He tried hard. He tried with a great deal. Number 4, he spoke eloquently. He spoke in full flow. Number 5, did Sarah behave well? इसको हम चेंज करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरीके का होगा. Did Sarah behave in a good way? Dear student, this was your last exercise. उम्मीद है आपने दूसरे लेक्चर्स की तरह इससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया होगा और उठाएंगे. अल्लाह हाफ़िज़.